आगाज ही कहाँ से किया आपने? सुभान अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, सुभान अल्लाह। मौला जी वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले ते बल्ले 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 अदल करे ते थर थर कंबण उचिया शान वाले, मौला फजल करे ते बख्शे जामन सुभान अल्लाह। मैं बरगे मुंह क्या काले, सुभान अल्लाह। ते हिजर तेरा जे पानी मंगे खून है ना ते मैं खून ना दे गेड़ा, सुभान अल्लाह। जी करदा तेनू सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब एडवोकेट अब्दुल सत्तार साहब हैं। आपने LLB की डिग्री सन 2006 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से हासिल करने के बाद लॉ में इनरोल हुए और उसके बाद हाई कोर्ट में बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज़ आपने सन 2011 से किया। आज के मेहमान से मेरा पहला सवाल कि आप शोबा वकालत में बड़ों के कहने पर आए या आपका अपना शौक़ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वकालत के पेशे में मेरा आना हुआ वो मेरी अपनी मर्ज़ी थी, अपना शौक़ था। और जब सोसाइटी में मैंने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत पुअर है और जो गरीब लोग हैं वो वकला साहबान की बड़ी बड़ी फ़ीस जो हैं वो अदा नहीं कर सकते, और उस वजह से उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हकूक़ हैं, जायज़ हकूक़ हैं, उनके लिए वो कोर्ट के अंदर वो केस अपना लड़ नहीं पाते, चूँकि कोर्ट का भी अपना ख़र्चा होता है आने जाने का और प्रोसीडिंग का, और वकील साहबान की फ़ीस जो है, ये तीनों चीज़ें जब मिलाते देते हैं ना तो बहुत सारा ख़र्चा हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, थाना अपनी जगह पे सही काम नहीं कर रहा, और जब लोगों को थाने में इंसाफ नहीं मिलता तो वो कोर्टों का रुख करते हैं, और कोर्टों के रुख करने के बाद उनको सही गाइड करने वाला, सही वकील प्रोफेशनल जो है वो कम लोग मिलते हैं। तो इस वजह से जो है वो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं वकील बनूंगा, और ऐसे लोग जो कम आमदनी वाले लोग हैं और जिनके राइट्स हैं प्रॉपर्टी के, क्रिमिनल या जो कुछ भी उनके राइट्स हैं, तो मैं उनका वकील बनूंगा, उनको इंसाफ दिलवाऊंगा। और फ़ीस का जहाँ तक मामला है, तो जैसे कि मैं अपने पेशे में, प्रोफेशन में एक सोशल बंदे की तौर पे जो है वो काम कर रहा हूँ, और अगर फ़ीस वगैरह होती है, जब देखता हूँ तो कोई गरीब बंदा है तो उसको उसके हिसाब से अपना जो है वो हक दिलवाने के लिए उसका साथ देते हैं, उसको सहारा देते हैं। और जो बेसहारा लोग हैं, जो किसी स्टेट केस में FIRs में अंदर चले जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो उनको बाहर लाने के लिए, कैप्चर करने के लिए कोई सोर्स नहीं होता, तो उसमें भी उसको हेल्प करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल नहीं हैं बेसिकली, पर लेकिन किसी वजह से पुलिस ने, किसी वडेरे ने, किसी MPA ने, किसी MNA ने उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बहुत सारी FIR करवा दी हैं, और अब वो रिकॉर्ड में जो है वो नामी गिरामी धाड़ेल बन चुका है, डाकू बन चुका है, लेकिन एक्चुअली वो डाकू नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं ख़ास रियायत करता हूँ कि अगर वो रूपोश रहेंगे, क्रिमिनल लोगों के साथ उनकी सोहबत रहेगी,
तो कोई ना कोई वो जुर्म करेंगे, लेकिन जब वो अपनी जो है रूपोशी ख़त्म करके सरेंडर करना चाहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में आना चाहते हैं और अपना केस लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की भी मैं हेल्प करता हूँ। सर, सीआरपीसी को बने 1 सदी से ज़्यादा अरसा हो चुका है, क्या इसमें अमेंडमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? देखें ना कि लॉ जो भी है, सीआरपीसी है, पीपीसी है या जो भी है, उसमें टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है कि उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको रिवाइज़ किया जाए और उनमें अमेंडमेंट्स की जाएं। लेकिन सीआरपीसी में भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस में हुई हैं, प्रोसीजर में, मजिस्ट्रेट ट्रायल में, या काफ़ी सारी जो है उसमें तब्दीली हुई है। बेशक ये बहुत पुराना कानून है, 1908 का कानून है, और इसमें अभी भी बहुत ज़रूरत है कि उसको अमेंड किया जाए और उसको जो एक्चुअल जो हमारे सोसाइटी की इन्वेस्टिगेशन की और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसके एन मुताबिक बनाया जाए और उसको प्रोसीडिंग को आसान बनाया जाए और लोगों की इंसाफ की खातर जो रसाई है उसको आसान बनाया जाए। जी सर, लॉ कॉलेज में जो प्रैक्टिकल वर्क है, या जिसे उर्फ आम में हम मूट कोर्ट्स का कहते हैं, इनकी किस कदर ज़रूरत है? बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसी फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं, कराची के अंदर हैं, हैदराबाद के अंदर हैं, या लाहौर में हैं, मुल्क के दूसरे शहरों में हैं, तो वहाँ पे मूट कोर्ट हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को उस प्रैक्टिकल से गुजारते हैं और उनको समझाते हैं कि कोर्ट में किस तरह आना है, किस तरह खड़े होना है, किस तरह से ड्रेस होनी चाहिए, किस तरीके से जज से मुखातिब होना चाहिए और केस की प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, कोर्ट का टाइम किस तरीके से बचाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। एक चीज़ इसके अलावा भी है और वो ये है कि जब कोई बंदा LLB कर लेता है, चूँकि ये प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे डॉक्टरी की डिग्री है, डॉक्टर्स की डिग्री है और ये एडवोकेट्स की, तो उसमें ऑलरेडी सिंध बार काउंसिल के जो रूल्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रूल्स हैं, उसमें 6 मंथ तक प्यूपिलेज पीरियड है। यानी कि जब कोई बंदा LLB कर लेता है तो LLB के बाद वो किसी सीनियर एडवोकेट के साथ अटैच होगा, 6 माह तक वो उसके अंडर निगरानी में काम करेगा और 6 माह का अरसा जब मेच्योर हो जाएगा तो फिर उसको सिंध बार काउंसिल वाले, पाकिस्तान बार काउंसिल वाले, पंजाब बार काउंसिल वाले, KPK बार काउंसिल वाले, जो भी बार काउंसिल हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो उनसे एक पर रूल से टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद उसको अपना कार्ड, अपनी सनद जो है वो देते हैं कि भाई अब ये जो है वो वकील है, 6 माह तक प्रैक्टिस में रहा है, अब ये वकालत करने के अहल है। तो अगर देखा जाए कि वो प्रैक्टिस भी होनी है चाहिए तो वो भी अच्छी है। 6 माह का पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, उसमें एक वकील जो है वो बिल्कुल सारे प्रोसेस से निकलता है और वो समझ जाता है सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग। थैंक यू सर। सर, बार और बेंच एक रूह और जिस्म की मानंद है, आप इस बात को किस नज़र से देखते हैं? हाँ, ये ठीक है कि बार और बेंच के जो हैं वो ताल्लुकात वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो मसाइल हैं वो इंसाफ की खातर जो वकीलों को पेश आते हैं, कोर्ट के अंदर पेश आते हैं, तो वो मिल बैठ के जो है उन मसाइल को हल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर बार और बेंच का फटा हो जाएगा और फिर जो है वो बीच में जो क्लाइंट है, जो इंसाफ के लिए आया है, इंसाफ मांगने के लिए आया है, वो तो दर बदर हो जाएगा, फिर डेटें होंगी और फिर ये प्रोसेस जो है वो लंबा होगा। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ ये है कि वकला साहबान या जज साहबान जो हैं वो उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप हो वो मेरिट पे हो और वकला साहबान के मुतालबात जो हों वो भी जायज़ हों, वो हल होने चाहिए, मेरिट पे हल होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई वकील मेरा चैम्बर का जूनियर है या कोई मेरा दोस्त है, उसके लिए मैं कोई मरात मांगूं और जज से रिलीफ मांगूं, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरिट बेसिस पे जो है वो रिलेशंस होने चाहिए और उसकी जो वजह है, उसकी जो वो इंसाफ की रसाई होना चाहिए और इंसाफ का हुसूल होना चाहिए। सर, वकला आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी ममालिक का सफ़र कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ उस सतह का एक भी तालीमी इदारा नहीं जो वो ज़रूरियात पूरी कर सके?
देखें, मेरा अपना राय है, मेरी अपनी राय है, अपना ख़्याल है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो बहुत सारे अच्छे इदारे हैं। चूँकि देखें ना कि तालीम वही हासिल करता है जो घर से इस पर्पज़ के लिए निकलता है। अगर कोई ड्रेस पहन के कॉलेज में बैठ के टाइम गुजार के फिर घर चला जाए तो वो तो नहीं सीखेगा। यहाँ जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे वकील पैदा किए हैं हमारे मुल्क ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे वकील पैदा किए हैं, और ए.के. बरोही जैसे जो हैं वकला जो हैं वो पैदा हुए हैं, और ऐसे ऐसे वकला पैदा हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन बनने में काफ़ी जो है वो अच्छा रोल निभाया है। और कराची के जो वकला हैं वो सारे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत नाम कमाया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने हैं। तो मेरे ख्याल में जो है सारे जो इदारे हैं, जो सारे इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों, उनको टाइम के साथ चलना चाहिए, और टाइम के साथ जो ज़रूरियात हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के या वीडियोज़ के जो चीज़ें हैं वो उनको यूज़ करना चाहिए, और उस तरीके से जो है वो उस तालीम को आसान बनाना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने पेशे के हिसाब से एतबार से जो है उसको प्रैक्टिकली भी तैयार करना चाहिए, अप्लाइड भी करना चाहिए। यानी कि एक तालीम है जो कॉलेज में है, और फिर जब प्रैक्टिकल आदमी आ जाता है, वकील बनकर आ जाता है, तो वही चीज़ें जब अप्लाई करता है तो उसको ये कॉलेजेस जो हैं वो ऐसी तालीम का क्लासेस भी रखें, प्रैक्टिकल भी रखें, कोर्ट के अंदर भी रखें और अपने कॉलेजेस में भी रखें, मूड्स कोर्ट्स बनाएं और उनको जो है वो सारी प्रैक्टिस करवाएं। इससे ये होगा कि एक अच्छा वकील जल्दी से बन जाएगा। सर, साइबर क्राइम्स और उससे मुतल्लिक कवानीन LLB के सिलेबस में शामिल होने चाहिए? बिल्कुल। देखें ना कि मैं तो ये जानता हूँ कि जब कोई एक्ट बन जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसको उसकी तालीम भी होनी चाहिए फिर। और यहाँ की सूरत हाल तो बिल्कुल डिफरेंट है, और ऐसी है कि हमारे मुआशरे के ज़्यादातर लोगों को कानून का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कानून का, अपने हुकूक का पता ही नहीं है। तो उसकी वजह से वो लोग जो हैं वो गलत पिटीशन्स दाखिल करते हैं, गलत पैसा ज़ियान करते हैं। और इसलिए लोगों के लिए गवर्नमेंट की सतह पर सेमिनार होने चाहिए कि उनके बुनियादी हुकूक कौन से हैं, और उनको सिविल लिटिगेशन के हवाले से, क्रिमिनल लिटिगेशन के हवाले से, फैमिली लिटिगेशन के हवाले से, सर्विस मैटर्स के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से, FBR के हवाले से जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से डील करना चाहिए, और उनके हुकूक क्या हैं, उनके रोल्स क्या हैं, क्या टैक्सेस उन पर लागू हैं, किस तरीके से उनको देने चाहिए, उनके फंडामेंटल्स राइट क्या हैं। तो ये गवर्नमेंट सतह पे ऐसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, ताकि एक हारी को, एक पोरियत को, एक मजदूर आदमी को पता चले कि उनके भी कोई हुकूक हैं। सर, हालिया दिनों में इस्लामी बैंकारी का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है जो कि कमर्शियल बैंकारी से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसके मस्बत असरात और समरात मजमूई तौर पर तो मुल्की मईशत पर पड़ेंगे, लेकिन आम कस्टमर को इस तरफ राग़िब करने में अभी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल। चूँकि देखें ना कि आजकल बैंकिंग सिस्टम में अभी काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आ रही हैं। हर कोई अपनी अपनी जो है वो फैसिलिटी के मुताबिक जो बैंक को यूज़ करता है। तो मेरे ख्याल में कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और गवर्नमेंट को तकड़े इक़दाम जो हैं वो उठाने चाहिए ताकि ये इस्लामिक बैंकारी से जो एक कस्टमर है वो एक्चुअल मीनिंग में उससे फ़ायदा ले, और फिर वो जो इस्लामी बैंकारी सिस्टम जो आ रहा है हमारे मुल्क में उससे बैंकों का फ़ायदा कम हो और मुल्क का भी कोई फ़ायदा हो, और मुल्क के जो अवाम है उनके कोई फ़ायदा हो, उनको फ़ायदा हो। और इन चीज़ों को जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इस्लामी बैंकारी के हवाले से उनको गवर्नमेंट को भी प्रोमोट करना चाहिए, और लोगों में उनकी जो है वो रोशनास आगाही जो है वो भी लानी चाहिए ताकि लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जा हों वो भी। सर, आपके कुछ यादगार केसेस?
जी बहुत सारे केसेस हैं, दुखदाई केसेस हैं, बहुत सारे जो हैं वो ट्रेजिक केस हैं। एक केस मैंने सोबोदोरे में चलाया था, तो वहाँ जब जज साहब ने मेरे आर्गूमेंट सुन के उसी वक्त क्लाइंट्स को आज़ाद किया, तो वो सारे क्लाइंट्स मेरे जो हैं वो रो रहे थे, खुशी के आंसू थे उन्हें, और वो सारे मुझसे लिपट गए। वो केस भी मुझे याद रहेगा, बहुत इमोशनल लोग वो क्लाइंट हो गए थे। और एक केस जो है वो तहसील किंगरी में का केस है, जो मेरे ख्याल में कि सब डिवीज़न सखर का भी बड़ा केस है वो। उसमें ये हुआ है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ज़राई तरक्याती बैंक वालों ऑफिशियल से मिलके किसी ज़मींदार के जाली खाता बना के, पासबुक बना के, उससे ज़राई तरक्याती बैंक से लोन ले लिया। और ये है कि ओरिजिनल जो मालकान है उन्होंने भी वो उसी प्रॉपर्टी को पहले से मार्गेज किया हुआ है, उनका भी लोन लिया हुआ है। उसके बाद उन्हीं ज़मीन पे दूसरा खाता बन गया, फिर उन्होंने भी लोन ले लिया, फिर उन्हीं की ज़मीन पे तीसरा खाता बन गया, फिर तीसरों ने लोन लिया। ऐसे एक पार्टी के 6 एग्रीकल्चर पासबुक बनाए रेवेन्यू वालों ने, और उन्होंने 6 ही ने जो है वो ज़राई तरक्याती बैंक से लोन लिया। उसमें ज़राई MCOs ज़राई तरक्याती बैंक के जो हैं 6-7 MCOs हैं, 2 मुख्तियारकार हैं उसमें। तो वो केस जो है मैंने लड़ा, वो बहुत अच्छा केस था, और स्पेशल बैंकिंग कोर्ट कराची में वो मैंने केस चलाया। और जो इसमें ऑफिशियल्स थे, मुख्तियारकार थे और MCOs थे, उनकी बेलें रिजेक्ट करवाई, वो रिपोर्ट भी हुई लॉ की किताबों में। तो वो हमारे इलाके के हिसाब से वो बहुत बड़ा केस था। इसके अलावा एक मर्डर का केस था, वो उसकी बेल मैंने हाई कोर्ट में चलाई। तो एक बंदा मर गया था, ट्रैक्टर पे ही बैठा था, और उसको लोगों ने हमला करके चारों अतराफ से गोलियां मार दी। एक उसका भाई को भी जो है वो उसने गोलियां चलाई, और वो उसके पीठ में अभी तक जो है वो गोलियों के शरे जो हैं वो मौजूद थे। वो हाई कोर्ट में बैसाखी के सहारे वहाँ पहुँचा। तो वहाँ भी जब मैंने आर्गूमेंट किए और ओपन कोर्ट में ही जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने बेल रिजेक्ट की, तो वो जो फरियादी लोग थे बहुत इमोशनल हुए, और बहुत जो है वो कोर्ट को दुआएं दी, मुझे दुआएं दी। वो वाक़या भी मुझे बहुत याद आता है। जी सर, आपके कॉलेज के पसंदीदा प्रोफेसर्स? मेरे कॉलेज के जो पसंदीदा प्रोफेसर्स में हबीब रहमान शेख साहब जो हैं वो बहुत अच्छे याद आते हैं, और कलंदर बख्श फुलपुर साहब जो हैं वो भी बहुत अच्छे याद आते हैं। दूसरे भी जो हमारे उस्ताद साहबान थे, उन्होंने अपनी अपनी जगह पे जो है वो हमें सिखाने की बहुत कोशिश की। वो हम पे डिपेंड था कि भाई हम उन चीज़ों को कैसे सीरियस लेते हैं, और उनको बताई हुई चीज़ों को खुद रिसर्च करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। तो ये 2 लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे मुझे बहुत याद आते हैं, हबीब रहमान शेख साहब और कलंदर बख्श फुलपुर साहब। वो सिविल के बाद सेक्शन जो हैं वो बिल्कुल बता देते कि ये सेक्शन अगर आपने समझ लिए, पढ़ लिए, तो आप सिविल के वकील हैं, या फिर FIR आपने समझ ली, उसको FIR से सवाल करना सीख लिया, तो आप क्रिमिनल के वकील बन गए। तो ये उस्ताद साहबान जो मुझे बहुत याद आते हैं। सर, आपके पसंदीदा जजेस हजरात? मेरे पसंदीदा जो जज साहब, जब मैं कराची में प्रैक्टिस करता था वहाँ पे, तो मेरे कराची के काफ़ी रिपोर्टेड केसेस भी हैं, और मौजूदा टाइम पे मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी समरीज 1 साल हो गया है सबमिट किए हैं। मेरी सीनियरिटी इतनी हो गई है और मेरे रिपोर्टेड केसेस भी इतने हो गए हैं। तो उस वक्त जो है वो हाई कोर्ट के जजेस साहब थे, PCO जज जो उसकी वजह से जो जज ख़त्म हो गए, उनको जब हटाया गया, तो मेरा अपना राय ये है कि उस जुडिशरी, उस प्रोसेस ऐसा था, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा आया कि वो जज साहब बान जो PCO के इस हवाले से, इस लड़ाई में जो है वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो जैसे कि जुडिशरी की जो है ना वो कमर टूट गई। वो बहुत अच्छे जज थे, बहुत उनमें डेयर थी, और लॉ नोइंग जज थे। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी बहुत सारे अच्छे जज हैं। मुझे हाई कोर्ट का जो है वो सिद्दीकी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे जज थे। फिर जो हैं वो सलाउद्दीन पंवर साहब हैं, खुद अहमद अली शेख साहब हैं, उनके सामने भी मैंने केस चलाए, वो भी रिपोर्ट हुए हैं।
फिर सलीम जैसर साहब हैं, उनके सामने केस चलाए, वो भी रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे अच्छे जज हैं, बहुत सारे अच्छे जज हैं। नेमतुल्लाह फुलपुर साहब जो हैं वो बहुत अच्छे जज हैं। सर आप लॉ कॉलेज की कारकर्दगी से 100% मुतमईन हैं? नहीं, मैं देखें ना कि मेरी अपनी राय जो है वो मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज या किसी भी कॉलेज की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ मैं, चूँकि स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और एक्चुअल मीनिंग में उनको वो एजुकेशन डिलीवर नहीं की जा रही है। दूसरे मानों में मैं ये कहूँ कि वो कॉलेजेस जो हैं वो लॉ के स्टूडेंट्स को या दूसरे स्टूडेंट्स को लूट रहे हैं, जैसे कि लूट रहे हैं उनको, और वो क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। यानी कि किसी इदारे का जो बेसिक पर्पज़ होता है कि ये तालीम जो है वो अच्छे मानों में अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुँचाए, ताकि वो जब तालीम हासिल करके अपनी फील्ड में जाएं तो उनमें वो एक्सपर्ट हों और उनमें उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो, वो जो अपने उनकी ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, वो अच्छे तरीके से अदा करें। तो मेरे ख्याल में जो भी कॉलेजेस हैं उनकी, स्पेशली जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, जो भी, उसकी कारकर्दगी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो ओरिजिनल बेसिस पे, सेंस पे वो चीज़ें उसको एजुकेशन डिलीवर नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.